अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। देखेंगे कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद ली जाती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी, आयंस फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से कौन सी ज्यादा होती है, फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। तो ये सारा आज के टॉपिक पे है। तो शुरू करते हैं प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। इससे पिछला जो टॉपिक था दैट इज डेबी स्क्रीनिंग या शील्डिंग था, जिसमें हमने ये माना कि प्लाज्मा इक्विलिब्रियम पे है, मतलब कि प्लाज्मा के चार्जेस मूव नहीं कर रहे। तो ये बुनियादी तौर पे स्टैटिक कलेक्टिव बिहेवियर की एक मिसाल थी। ये लफ्ज आया था वहां पे पिछले लेक्चर में, अगर आप देखें तो कलेक्टिव बिहेवियर हमने डिस्कशन की थी। अब यहाँ पे स्टैटिक है, मगर अगर आप एक नई चीज की जानिब चलते हैं, डायनेमिक कलेक्टिव बिहेवियर, जो हमें देखने को मिलेगा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि मोशन के साथ फ्रीक्वेंसी अब अंडरस्टूड सी बात है। तो प्लाज्मा की एक बहुत अहम खूबी होती है चार्ज स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी, यानी जितने पॉजिटिव ऑलमोस्ट उतने ही नेगेटिव। तो अब आपके पास जब हम प्लाज्मा को इंस्टेंटेनियसली डिस्टर्ब करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो क्या होता है कि जो उसकी इंटरनल स्पेस चार्ज फील्ड होती है वो अपने आप को दोबारा रिस्टोर करना चाहती है, ताकि वो ओरिजिनल चार्ज न्यूट्रलिटी की जानिब जा सके। तो इस दौरान जो कलेक्टिव मोशन होती है वो हम समझाते हैं किसकी मदद से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसे हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के तौर पे देखेंगे। बात समझ आ गई? यानी सादा सी बात, जब आपने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया तो जनाब जो कलेक्टिव पार्टिकल्स की मोशन थी, अब वो वापस अपनी ओरिजिनल न्यूट्रलिटी वाली पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो वहां पे एक ऑसिलेशन आएंगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसे हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी के तौर पे देखेंगे। अब अगर डेप्थ में जरा ज्यादा डिटेल में बताऊं तो होता क्या है कि जो कलेक्टिव ऑसिलेशन है ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन है। अब जाहिर है प्लाज्मा के अंदर दो चीजें हैं, आइंस हैं, न्यूट्रल है और आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो आइंस होते हैं चूंकि हैवी मास होता है, तो अब वो उतनी आसानी से नहीं मूव कर सकते या उतने उनके लिए आसान नहीं है इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करना, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं कलेक्टिवली, किसके गिर्द, हैवी आइंस के गिर्द। तो जो नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स है अब वो कहां से आती है, आइन इलेक्ट्रॉन कूलम इंटरेक्शन, यानी दोनों के दरमियान जो फील्ड डेवलप होती है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ जैसा काम कर रही होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास चूंकि इनर्शिया है, तो ये पूरा सिस्टम बिहेव करेगा किस तौर पे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे, स्प्रिंग मैस सिस्टम की तरह मान लो। तो जो रिजल्टिंग ऑसिलेशन है, जो इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा ऑसिलेशन या लैंगमीर ऑसिलेशन, जो टोंक और लैंगमीर 1929 जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये ऑसिलेशन डिस्कवर की थी, उनके नाम पे बोला जाता है। तो जो पीरियड है इस नेचुरल ऑसिलेशन का, उसका एक टाइम स्केल आएगा जिसके अगेंस्ट हम देखेंगे कि डेसिपेटिव मैकेनिज्म वहां पे जो इस ऑसिलेशन को खराब करता है वो कंपेयर किया जा सकता है। अच्छा, तो अब ज़ाहिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से प्लाज्मा कंसिस्ट करता है एक यूनिफॉर्म स्लैब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी डेंसिटी आपके पास कितनी है, एन नॉट, और फिक्स बैकग्राउंड है पॉजिटिव आयन सेम डेंसिटी का, यानी एन नॉट ही आपके पॉजिटिव आयन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड आपको पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाई जा रही है, ये दरमियान में एक न्यूट्रल जोन दिख रहा है। तो तीन हिस्से दिख रहे हैं, इन तीनों को मैं आगे चल के डिटेल में 1 2 3 करके समझाता हूँ। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि हमने स्लैब को डिस्प्लेस किया है कितना स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एक्स, जैसे आप यहाँ पे इस तस्वीर में ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो इस पूरे हिस्से के तीन रीजन बन गए, रीजन वन जिसमें नेट पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, इससे बाहर फील्ड जीरो है। आपके पास रीजन टू जिसमें कोई चार्ज नहीं है, आपको डायगोनल लाइंस दिख रही हैं। रीजन थ्री जिसमें नेट नेगेटिव चार्ज है, इसके बाहर भी फील्ड जीरो है। अब आपको आइंस भी समझ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी समझ आ रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, तो अब जो रीजन टू है उसे हम गाजीज लॉ से कंप्यूट करते हैं, तो डेल डॉट ई रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम सोच सकते हैं, तो आपके पास एन ओवर वी आ जाएगा, नंबर ऑफ आपके पास पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम एक मानते हैं 1 ओवर वी, तो रो बराबर क्यू बाई वी क्यू एन लिखा जा सकता है। तो हमने चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान ली है कितनी है, एन नॉट है, तो आप इसे लिख सकते हो किस तौर पे, क्यू एन नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा।
ठीक होगी बात। अगर मैं वन डायमेंशन का केस लेता हूँ, डेल में तो 3 आएंगे, तो आपके पास डी ओवर डी एक्स की सूरत में लिखेंगे क्योंकि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसे समझ रहे हैं। तो आपके पास डी एक्स क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाएगा, इंटीग्रेशन उठा लेंगे तो ई बराबर आ जाएगा क्यू एन नॉट ई नॉट एप्सिलॉन नॉट एक्स के बराबर। तो अगर हम कहें कि जो स्लैब ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम उसे रिलीज कर देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जाहिर सी बात है फोर्स लगेगी, तो एफ एम में बराबर आ जाएगा माइनस क्यू ई। माइनस क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग है ना, अभी पीछे पढ़ा के आया हूं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो आयन और इलेक्ट्रॉन कूलम इंटरेक्शन से आएगी, तो वो माइनस क्यू ई। तो बेसिकली हुक्स लॉ वाला पैटर्न ही समझना चाहिए आपको। फोर्स इज इक्वल टू माइनस की एक्स होता है ना, माइनस की जगह माइनस आ गया, क्यू ई की जगह फील्ड की आ गई जो आपके पास फोर्स है। तो जनाब अब ए हम जानते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होता है एक्स का, की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाली जा सकती है, तो वो वैल्यू प्लेस करके क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कोई काम नहीं। ये नेगेटिव फैक्टर दूसरी तरफ ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन कोई देखी देखी लग रही है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। तो वहां पे तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा था, तो ये सारा फैक्टर क्यू स्क्वायर एन नॉट एम एप्सिलॉन नॉट ये सारे का सारा किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा के। तो ओमेगा पी प्लाज्मा आ जाएगा, तो आपके पास ओमेगा पी स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल ओमेगा पी लेना हो तो क्यू स्क्वायर एन नॉट एम एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसे हम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जो आप फार्मूले के लिहाज से देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के डेंसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो अब चूंकि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास एम ई आ जाएगा, आयंस के लिए एम आई आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि आपके पास जो मल्टी स्पाइसिस किस्म का प्लाज्मा होता है, तो हर स्पाइस जो उसमें होगी किस्म, वो इंडिपेंडेंटली ओसिलेट करेगी, उनकी यानी अपनी अपनी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम आयंस को भी अलाउ कर दें कि वो भी इसी तरीके से ओसिलेट करें, तो नेचुरल आप जो ओसिलेशन का कंबाइंड फार्मूला आप सोच सकते हो वो इलेक्ट्रॉन प्लस आयंस के लिए बराबर आ जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन साइज में बड़े हल्के होते हैं, मास हल्का होता है, तो मास कम है तो डब्ल्यू जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होती है आयंस से, तो इसलिए आमतौर पर निगलेक्ट कर देते हैं इसको। तो अगर हम सिंपल फार्मूला देखें हर्ट्ज में, तो एफ ई बराबर आ जाएगा 8980 स्क्वायर रूट एन नॉट हर्ट्ज। यहाँ से एन नॉट क्या है? नंबर डेंसिटी है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है वो सारी की सारी एक तरह से डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? एन नॉट पे, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब जनाब आप जहां से देख सकते हैं, अब आपने प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी भी पढ़ ली, डबई लेंथ भी पढ़ ली, तो अब आप यहाँ से थर्मल स्पीड निकाल सकते हैं। वो फार्मूला पढ़ा हुआ ना, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो वहां पे V स्पीड है, तो सी एस यहाँ पे स्पीड आ गई, लैम्डा या आपकी डबई लेंथ जो वेवलेंथ की जगह ले रही है, और प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा आ गया। बात समझ गए? तो बड़ा सादा सा फार्मूला आपके पास। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।